हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आलोक वाजपेयी और आप सभी का स्वागत करता हूं पीएससी संकल्प अनअकैडमी चैनल पर। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे चैनल का ऑफिशियल जो नाम है वो है अनअकैडमी पीएससी संकल्प, यानी कि अब आप लोग यहां पर पीएससी के जितने सारे एग्जाम्स हैं उन सबकी तैयारी कर सकते हैं, चाहे वो यूपी पीएससी की बात है या वो आरपीएससी की बात है या वो आपकी बीपीएससी का एग्जाम है या वो आपका एमपीपीएससी का एग्जाम है। आज हम यहाँ पर आपके साथ जुड़े हुए हैं यूपी पीएससी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम है जिसका नाम है आरओ। जो भी विद्यार्थी तैयारी करते हैं उनको तैयारी करने के सामने दो चीजें आती हैं। एक कहते हैं यार अपर पीसीएस में सिलेक्ट हो जाएं, और दूसरा जब लोअर पीसीएस की बात आती है तो विद्यार्थियों के मन में होता है यार लोअर से अच्छा हम आरओ बन जाएं, होता है ना। तो लोक सेवा आयोग ये जो वैकेंसीज हैं ये अभी से कुछ समय पहले तक रेगुलर नहीं आती थी, लेकिन लगभग 3-4 साल से वैकेंसीज रेगुलर आ रही हैं। चाहे वो 16 की बात हो, 17 की बात हो, ये लगातार 18 की बात हो, 20 में ये लगातार वैकेंसीज आपकी आ रही, ठीक है। और जब शुरुआत हुई तो शुरुआत होने के समय में माइनस मार्किंग का दौर नहीं था कमीशन में, लेकिन अब कमीशन में हर एक एग्जाम में माइनस मार्किंग का दौर है। तो आपको आज की क्लास में मैं बताने वाला हूं इस एग्जाम को कैसे क्लियर करना है। ये 2023 की वैकेंसीज कब तक आ रही हैं, क्या 2023 की वैकेंसी के साथ और कोई एग्जाम है जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग एग्जाम का नोटिफिकेशन जारी करने वाला है। बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में ऐसे प्रश्न हैं। इन सारे प्रश्नों का निदान हम लोग यहां पर करने वाले हैं। एक फार्मूला को समझेंगे कि आखिरकार उस फार्मूला से इस आरओ के एग्जाम को कैसे क्वालिफाई किया जाए। तो आज की क्लास में चूंकि हम लोग एंट्री गेट की बात करेंगे, एंट्री गेट के मतलब हम लोग बात करने वाले हैं प्रीलिम्स एग्जाम की। आरओ 2023 को हाउ टू क्रैक, कब नोटिफिकेशन आएगा, क्या रणनीति होनी चाहिए, इन सारे चीजों के ऊपर हम लोग बातचीत करने वाले हैं, ठीक है। तो एक अखबार की कटिंग में आपको दिखाता हूं। यह अधियाचन जो है यूपी पीएससी को मिला आरओ के पदों का अधियाचन में कुछ विसंगतियां हो गई, त्रुटियां थी, उन त्रुटियों को ठीक करने में समय लग रहा है। इसीलिए जो समय लग रहा है वो समय लग रहा है जैसे ये त्रुटियों का जो विसंगत होना ये सही हो जाएगा, आरओ की आपकी वैकेंसीज जो रिक्तियां हैं वो आप समझ सकते हो रिक्तियां आने वाली, ठीक है। तो रिक्तियां कब तक आएंगी आप ये समझिए 2023 का जैसे ही ये जनवरी अब आपका आने वाला है, लास्ट मंथ चल रहा 2022 का, ठीक है भाई। 31 दिसंबर को हम लोग नए साल को सेलिब्रेट करेंगे। उसके बाद में आपकी ये तत्काल वैकेंसीज आ जाएंगी। एक और अधियाचन है लोक सेवा आयोग के पास में ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर का, खंड शिक्षा अधिकारी का। ये दोनों वैकेंसीज आगे पीछे आपकी आने वाली है, ठीक है। इस बात को याद रखना है। अब यहां पर परीक्षा की जो संभावित तिथि न्यूज़पेपर के माध्यम से जो हमारे सामने निकल के आई है वो ऐसा माना जा रहा है कि जो परीक्षा की तिथि है वो संभवतः आपका जनवरी या फरवरी में अगर नोटिफिकेशन आपका आ जाता है तो आपकी जो परीक्षा है वो संभवतः जो प्री परीक्षा है वो आपकी हो जाएगी। आपकी होने वाली जो परीक्षा है वो लगभग आपकी अगस्त सितंबर में आपकी जो परीक्षा है वो हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद में अगर इसका रिजल्ट अब आपका 1 महीने से 2 महीने के बीच में आ जाता है तो आप मान के चलो कि लगभग 2 से 2.5 महीने या 2 से 3 महीने के बीच में आपका मेंस एग्जाम भी यहां पर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा मान के चलना है कि इसकी जो नोटिफिकेशन जारी करने की संभावित जो जानकारी न्यूज़पेपर के माध्यम से हम लोगों को प्राप्त हो रही है वो लगभग जनवरी फरवरी के महीने में हमारे पास नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी जरूर आएगी, या कब नोटिफिकेशन आने वाला है इसकी जानकारी हम लोगों के पास में जरूर आएगी, क्योंकि अधियाचन आपका आ चुका है। अब लोक सेवा आयोग के पास में बस इसको ऑफिशियल जारी करना रह चुका है, ठीक है, जारी करना बाकी है। तो यह परीक्षा की तिथि आप लोगों के सामने जल्दी आने वाली है, ठीक है। तो ये संभावित परीक्षा की तिथि हम लोग मान सकते हैं कि आपका जो प्रीलिम्स एग्जाम है उसकी अगस्त सितंबर में आपका एग्जाम हो जाना चाहिए। उसके बाद में लगभग 2.5-3 महीने का समय होता है, उसमें मेंस का एग्जाम होगा। इंटरव्यू का कोई यहाँ पर झंझट है नहीं, इंटरव्यू की कोई समस्या है नहीं। आप आरओ के लिए जब क्वालिफाई करेंगे
तो आरओ में तो कुछ है ही नहीं, ना टाइपिंग है ना कुछ है, केवल आपको प्री एग्जाम पास करना है, मेंस एग्जाम पास करना है, मेरिट में आएंगे, आरओ बन जाएंगे, सचिवालय में बनेंगे, या जो भी आपने प्रायोरिटीज दी है, क्योंकि जब मेंस का फॉर्म विद्यार्थी भरते हैं तो उसमें प्रायोरिटीज देते हैं अपनी कि भाई हम लोक सेवा आयोग में आरओ नंबर 1 पर बनना चाहते हैं, या हम सचिवालय में बनना चाहते हैं, या डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं। एआरओ में चूंकि टाइप टेस्ट होती है, जब टाइपिंग होती है एआरओ में, तो अब एक ऐसा लोक सेवा आयोग ने एक कार्यक्रम बनाया है कि उस टाइपिंग टेस्ट में भी देरी नहीं हो, ताकि रिजल्ट जो है वो एक साथ निकाला जाए और तेजी से रफ्तार हो जाए। तो रिजल्ट जो टाइपिंग टेस्ट है उसके बारे में पहले से ही सूचना कमीशन के द्वारा कैंडिडेट्स को दी जाती है जो एआरओ के लिए क्वालिफाई होते हैं। ठीक है, याद रखना है। अब 2-3 चीजें हैं, यहां पर कुछ स्पेशल वैकेंसीज आती है। स्पेशल वैकेंसीज में कॉमर्स की कुछ स्पेशल वैकेंसीज होती हैं, याद रखना, ये हर साल आती है। कॉमर्स की स्पेशल वैकेंसी आपके सामने हर साल आती है। एआरओ के लिए जो है वो मेरिट थोड़ी सी कम इसलिए जाती है क्योंकि यहां पर आपका डोएक लेवल का सर्टिफिकेट है, ओ लेवल का सर्टिफिकेट है, जो डोएक से ओ लेवल होता है भाई उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, या कंप्यूटर एप्लीकेशन का डिप्लोमा 1 साल का होना चाहिए। इसमें कई सारे जो है वो आपके कंप्यूटर एप्लीकेशन के सर्टिफिकेट्स की रिक्वायरमेंट रहती है, तो यहां पर थोड़ा सा मेरिट जो है वो लो जाती है। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि ये जो प्री का पाठ्यक्रम है ये बड़ा स्ट्रेटेजिक है, रणनीतिबद्ध तरीके से बनाया गया है। अगर कोई विद्यार्थी इसकी रणनीतिबद्ध तरीके से तैयारी करता है तो बहुत अच्छे से क्वालिफाई करता है। देखो भाई, जीएस का पार्ट है और जीएस का पार्ट ये 140 क्वेश्चन 140 मार्क्स हो जाते हैं। ठीक है, और जो आपका ये हिंदी का पार्ट है, हिंदी का, ये हिंदी में 60 क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब पाठ्यक्रम में जीएस में तो देखिए बहुत सारी चीजें हैं, इतिहास भी पढ़ना है, पॉलिटी भी पढ़ना है, जियोग्राफी भी पढ़ना है, इकोनॉमिक्स भी पढ़ना है, साइंस टेक भी पढ़ना है, हमको करंट अफेयर्स भी पढ़ना है, स्टैटिक जीके का पार्ट भी पढ़ना है। ये सारी की सारी चीजें आपके एग्जाम में पूछी जाती। लेकिन आपको करना क्या है, आप 10 साल का प्रीवियस पेपर का एनालिसिस करिए। जब 10 साल का प्रीवियस पेपर का एनालिसिस करते हो आप, तो एक बात हमारे सामने देखने में आती है कि भैया जो जियोग्राफी वाला पोर्शन है यहां से सवाल आते हैं, और जो हमने जीके वाले में बताया ना, एक चूंकि मैथ वाला जो पोर्शन है ना वो भी यहां पर सवाल पूछे जाते हैं। मैथ के लगभग आपके 4 से 8 सवाल के बीच में यहां पर रहते हैं, तो इसके लिए आपको एकदम प्रिपेयर रहना है। ठीक है ना, क्योंकि यहां पर सीसेट वाला तो हो नहीं रहा, पर पीसीएस तो है नहीं, आपका ये क्या है, आरओ का है। तो जीएस का पार्ट मैथ्स भी हो जाता है। मैथ्स में जो अर्थमेटिक के क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पर लगभग 4 से 8 के बीच में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो इस बात का आपको ध्यान देना है। ठीक है, दूसरी बात, जियोग्राफी में इंडियन जियोग्राफी जो है वो आपके जो क्वेश्चन मिलेंगे वो फिजिकल एंड पॉलिटिकल दोनों, प्राकृतिक भूगोल और राजनीतिक भूगोल दोनों के क्वेश्चंस पूछे गए। लेकिन जब वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं वर्ल्ड जियोग्राफी की, तो वर्ल्ड जियोग्राफी से पॉलिटिकल जियोग्राफी से क्वेश्चंस मिलते हैं। तो आपको इन दो पर बड़ा ध्यान देना है, जियोग्राफी वाला पोर्शन और दूसरा आपका ये मैथ्स वाला, जो 4-5 सवाल हैं आपके सॉलिड होते हैं। करंट अफेयर्स का वेटेज रहता ही रहता है, इसमें कम से कम 3 महीने से लेकर के 5 महीने पुराना करंट अफेयर्स आप लोग बहुत बढ़िया से 3 से 6 महीने तक का करिएगा तो और अच्छा है। लगभग 6 महीने पुराना करंट अफेयर्स आप बहुत बढ़िया से करिएगा। और उसके बाद में हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री को बहुत फोकस करना है, जिसमें इंडियन नेशनल मूवमेंट वाला पार्ट बहुत आता है। ठीक है, चाहे 1857 रिवोल्ट की बात हो, या इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात हो, गवर्नर जनरल वायसराय की बात हो, या गांधी जी के आंदोलन हुए हैं, या जो 47 से 64 वाला जो इतिहास है उससे भी आपके क्वेश्चंस यहाँ पर कभी कभी पूछे गए हैं, तो उसको भी आप लोग थोड़ा प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर देख के जाइएगा। पॉलिटी में जो भी क्वेश्चंस मिल रहे हैं, जो भी क्वेश्चन आपको अभी तक मिले हैं पॉलिटी में, वो आपको याद रखना है एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी से। यहां से आपको बहुत सारे सवाल मिले हैं, चाहे वो राष्ट्रपति की बात हो, उपराष्ट्रपति की बात हो, राज्यसभा की बात हो, लोकसभा की बात हो,
या हम लोग कहें अटॉर्नी जनरल की बात है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल की बात है, वहाँ से क्वेश्चन मिले हैं। जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, इस तरीके से गवर्नर है, विधानसभा है, विधान परिषद है, और मुख्यमंत्री है, इधर प्रधानमंत्री है। ऐसे सारे इन टॉपिक्स से क्वेश्चंस आपको बहुत सारे मिले हैं। ठीक है, इकोनॉमिक्स वाला जो पार्ट है करंट इकोनॉमिक्स, करंट इकोनॉमिक्स में प्रोडक्शन है, आपको याद होना चाहिए मिलेट का सबसे अधिक करंट में उत्पादन कहाँ पर किस राज्य में होता है। उसके बाद में जो है आपका सरसों का कहाँ पर सबसे अधिक उत्पादन होता है, कौन से राज्य में। वर्ल्ड भी जो वर्ल्ड इकोनॉमिक्स है उसमें भी प्रोडक्शन के डाटा आप लोग बहुत बढ़िया से पढ़ के जाइएगा। चाय उत्पादन में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है, गेहूं उत्पादन में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है, या आपके चावल उत्पादन में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है, तंबाकू उत्पादन में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है। ऐसे आपके नेशनल इंटरनेशनल जो इकोनॉमिक्स वाला पार्ट है, खासकर प्रोडक्शन वाला पार्ट है, वो याद रखना है। दूसरी चीज, इकोनॉमिक्स में जो योजनाएं हैं करंट की, उन योजनाओं के बारे में जरूर याद रखिएगा। और खासकर एक पॉइंट में जोड़ दूं, यूपी जीके वाला, इसको इग्नोर नहीं करना है। 10 से लेकर के 15 सवाल यूपी जीके के रहने मैंने कब बताया, बहुत बार तो 25 तक भी क्वेश्चन आए। तो यूपी जीके में आप लोग बिल्कुल कोताही नहीं बरतना है। यूपी जीके में बहुत अच्छी तरीके से पढ़िए, चाहे वो इसका कल्चर हो, चाहे वो इसकी आर्ट्स हो, चाहे डांस वगैरह के बारे में पूछा जाएगा, ये सब कल्चर के अंतर्गत आ जाते हैं। इसकी पॉलिटिकल जो उत्तर प्रदेश की इतिहास है, वो सब कुछ आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। यहाँ से भी 10-15 नंबर सॉलिड कर सकते हो आप लोग। करंट अफेयर्स का बेरा मैंने बता ही दिया है। साइंस टेक में पूछे जाते हैं सवाल और इन डेप्थ पूछे जाते हैं। जो बायोलॉजी वाला सेक्शन है, वो बायोलॉजी वाले सेक्शन में आप लोगों को याद रखना है कि बहुत बढ़िया से, चाहे वो ग्लैंड्स एंड देयर हार्मोन वाला टॉपिक है, चाहे वो कंकाल तंत्र का टॉपिक है, चाहे वो आपका पाचन तंत्र का टॉपिक है, चाहे वो आपका, अगर हम बात करें कि जो शुरुआत में हम लोग पढ़ते हैं जो फिजिक्स वाला जो टॉपिक हो जाता है बायोलॉजी के अलावा, फिजिक्स में वेट मेजरमेंट यूनिट जो बाट माप वाला है, वहाँ से चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस देखने में आए हैं। जब आप एनालिसिस करोगे 10 साल का, तो आपको खुद ब खुद आपके सामने ये सिनेरियो निकल के आएगा। ठीक है, तो जीएस में 140 क्वेश्चन है। मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है, जो पिछले सालों का जो मेरिट की मैं बात करूं, 148 जब माइनस मार्किंग नहीं थी तब रही, 142 जब माइनस मार्किंग नहीं थी तब रही, 122 जब माइनस मार्किंग हो गई तब 122 पे आ गई। ठीक है, इस तरीके से मेरिट जो है वो 122, 129 ऐसे मेरिट आपकी रही है। ये तो आपको याद रखना है। ठीक है भाई, जनरल के लिए मैं यहाँ पर ये बता रहा हूँ, जो भी मैं यहाँ पर आकलन कर रहा हूँ वो जनरल कैटेगरी के हिसाब से। ठीक है, तो जो रिजर्वेशन में है, रिजर्वेशन में थोड़ी थोड़ी सी कम गई है, किसी में 5 नंबर कम गई है, किसी में 4 नंबर कम गई है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो 140 में जीएस में अब अगर 90 आप करते हो, ठीक है, मैंने 90 एक सेफ बताया है, सेफ जोन, कैसे माइनस माइनस मार्किंग काट के, क्योंकि देखो कंपटीशन है तगड़ा, तो हम 5 नंबर ज्यादा लेके चल रहे हैं। ऐसे तो बहुत सारे आपको जो आकलन करने वाले हैं, बहुत सारे लोग 80 बताते हैं, 75 भी बताते हैं, लेकिन मैं यहां पर मान रहा हूं 90। 85 से 90 मैं एक आंकड़ा रखता हूं, 85 से 90 इतना आपको माइनस मार्किंग काट कूट के आपका होना चाहिए क्वेश्चन नंबर ऑफ 140 में। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब हम लोग बात करेंगे हिंदी की, जिसमें आप जितनी चाहें उतनी लीड ले सकते हो। यह है हिंदी का 1 घंटे का पेपर होगा, 60 प्रश्न हैं, 60 मार्क्स हैं, 10 विलोम पूछे जाएंगे, वाक्य और वर्तनी अशुद्धि आएंगी, 10 वाक्य, अनेक शब्दों के एक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द जिनको बोलते हैं 10 शब्द होंगे। उसके बाद में तद्भव तत्सम होंगे 10 शब्द। उसके बाद में विशेषण विशेष से 10 होंगे, पर्यायवाची 10 होंगे। अब आप सोचो, मैं अपने हर एक हिंदी के क्लास में, अगर आप मेरी हिंदी की क्लास करते हो, नहीं करते हो तो करना शुरू कर दो। अनअकैडमी लर्नर ऐप पर मेरी क्लास दोपहर में 12:45 पर मेरी क्लास होती है। तो आप लोग दोपहर में 12:45 पर अनअकैडमी लर्नर ऐप पर जरूर क्लास किया करो। मैं एक एक चुनिंदा विलोम कराता हूँ। ठीक है, तो बहुत सारे विलोम हैं, ध्वंस का पूछा गया है,
भूगोल का पूछा गया है, बहुत सारे ऐसे ऐसे विलोम पूछे गए हैं जिसमें विद्यार्थी बहुत फंसे, लेकिन हमको वहां पर एक नया विलोम पता चले। और भी और कौन कौन से सोर्सेज होने चाहिए हिंदी के बारे में मैं यहाँ पर बता दूंगा अभी आपको, बिल्कुल ठीक है ना। तो इसके लिए एकदम परेशान होने की जरूरत नहीं। तो विलोम शब्द 10 आएंगे। अब ये जो वर्तनी दो तरीके की अशुद्धियां, एक वाक्य में और एक शब्द में। शब्द वाला सबसे टफ होता है। जैसे जब आप पढ़ते हो तो कहते हैं अधीन, एक लिखा हुआ है अधीन, तो ये अधीन सही है। अगर लिखा हुआ है आधीन तो ये गलत है। अब अगर लिखा हुआ है मान लीजिए हिरण्य कश्यप तो ये गलत है। अगर लिखा हुआ है हिरण्य कशिपु तो ये सही है। तो ऐसे आपको बहुत सारे जो हम लोग आम बोलचाल में शब्द बोलते हैं, हम लोग को लगता है वर्तनी रूप से वो अशुद्ध होते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर हमको जो शुद्ध अशुद्ध वर्तनी वाला है ना, वो थोड़ा सा टफ पड़ा। वाक्य में तो आप पकड़ लोगे, थोड़ा सा जद्दोजहद करने के बाद में पकड़ लोगे, लेकिन शब्द में आपको बड़ा रटना पड़ेगा। एक एक शब्द को देखना पड़ेगा कि कहां पर क्या घुमाव है, जो उस घुमाव के अनुसार ही आपको कहां पर चंद्रबिंदु प्रयोग होगी, कहां पर बिंदु का प्रयोग होगा, कहां पर हलंत का प्रयोग होगा, कहां पर हलंत का प्रयोग नहीं होगा, ये भी वर्तनी शुद्ध शुद्ध में आता है, ठीक है। इसी तरीके से वाक्य है। वाक्य में जैसे मैं एक वाक्य यहां पर बोलूं, माली रोज पानी से पौधों को सींचता है, ये वाक्य है, ये अशुद्ध वाक्य है क्योंकि इसमें दिया गया माली रोज पानी से पौधों को सींचता है। अब माली रोज पौधों को सींचता है, ये वाक्य शुद्ध है, पानी से नहीं लगेगा, क्योंकि पानी से तो पौधे सींचे जाएंगे, कोई खून से तो सींचे नहीं जाएंगे। तो इसलिए पानी से यहां पर अतिरिक्त लगा हुआ है, इसलिए यह वाक्य गलत हो गया। या दूसरा हम लोग एक वाक्य लेते हैं, राम रोज सुबह, राम, या लिख सकते हो राम प्रातःकाल के समय, राम प्रातःकाल के समय 7 बजे दौड़ने जाता है, एक वाक्य है। अब ये वाक्य गलत है, क्यों? जहां पर लिखा है राम प्रातःकाल के समय, तो जब प्रातः काल लिख दिया, काल का मतलब समय होता है, तो समय यहां पर नहीं लगेगा, समय अतिरिक्त लगा हुआ है, तो यह वाक्य अशुद्ध हो गया। क्या होगा? राम प्रातः काल 7 बजे दौड़ने जाता है, समय नहीं लगेगा। तो ऐसे आपके जो शुद्ध अशुद्ध वर्तनी वाला यह मैंने बता दिया, और वाक्य मैंने आपको यहां पर एग्जाम्पल देकर के बता दिए, ठीक है। मेरी बात समझ में आई? तद्भव तत्सम, इसमें भी बच्चे बहुत फंसते हैं। तद्भव तत्सम की जब हम बात करते हैं तो तद्भव तत्सम, ये शब्द भी संस्कृत से निर्मित है, तत्सम, तद्भव भी संस्कृत से निर्मित है। लेकिन जब तद्भव जो है ये जब हिंदी शब्दावली में आए तो आपके रूप परिवर्तन के साथ आए, ठीक है। लेकिन तत्सम जस के तस, तो इसमें थोड़ा सा संस्कृत का अंश आपको दिखेगा, तो तत्सम है। और जो आम बोलचाल की भाषा में शब्द हम लोग बोलते हैं, भाई बहन, ये सब आपके तद्भव होते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग पूरा का पूरा सिलेबस के अनुसार आपको पढ़ाएंगे। विशेषण और विशेष, जैसे काला घोड़ा, काला घोड़ा में क्या हो गया? घोड़े की विशेषता बताई गई, घोड़ा काला है, तो काला विशेषण हो गया, और विशेषता जो जिसकी बताई जा रही है वो विशेष, घोड़ा विशेष हो गया। पर्यायवाची में भी, पर्यायवाची में बहुत ट्रिक से काम करना है। पशु पक्षी के पर्यायवाची याद कर लेने हैं, देवी देवताओं के पर्यायवाची याद कर लेने हैं, शरीर के अंगों के पर्यायवाची याद कर लेने हैं। अगर इन 3 पर भी फोकस कर लिया, फंसा ले जाओगे, 10 में से 8 तो फंसा ही ले जाओ, ठीक है। तो ये हिंदी की हो गई। अब देखो, इसमें 60 में 60 लाए जा सकते हैं, 60 में 60 भी लाए जा सकते हैं। आए हैं बहुत सारे, मेरे भी आए हैं और भी बहुत सारे लोगों के 60 में 60 आए हैं। तो इसीलिए मैं आपको ये बता सकता हूं कि 60 में 60 इजीली लाए जा सकते हैं। अब वहां पर मैंने कहा 2 तरीके के लेते हैं, एक 85 लेते हैं, ठीक है, 85 55 एक स्कोर लेते हैं हम लोग। दूसरा स्कोर लेते हैं 85 और 60। तीसरा स्कोर लेते हैं 90 और 55, ठीक है, क्लियर है। एक मैंने लिया 85, जीएस में 85 सही, यहां पर भी 85 सही, यहां पर 90 सही, और हिंदी में 55 सही 60 में 60 सही, 60 में 55 सही। अब देखो यहां पर थोड़ा सा समझने की कोशिश करोगे, 85 और 55 जब जोड़ोगे, 5 और 5 10 हो गया, ठीक है, 8 5 13 और 1 14 हो गया। 140 माइनस मार्किंग में आपका कोई भी रोक नहीं सकता सिलेक्शन, ठीक है। ठीक इसी तरीके से 85 और 60 में बात करोगे तो इधर 5 हो गया, इधर 8 और 6 14 हो गया, 145, कोई भी नहीं रोकने वाला। इसी तरीके से यहां पर भी 145 हो गया।
ये माइनस मार्किंग में अगर कहें थोड़ा सा ज्यादा लग रहा, ठीक है, लेकिन जब 129 गया तो समझ में आया यार कि मेरिट ज्यादा भी जा सकती है। तो इसमें हमने इसलिए 140 वाला आंकड़ा जो है, ये आप जब इतना मान के जाओगे तब आप 80 और 55 का अगर आंकड़ा करोगे, देखो सूत्र मैं आपको यहां पर बता दूं, पास होने का जो पास होने का सूत्र है वो मेरा जो अनुमान है 85 आप कर लोगे, 85 और 50 भी अगर रखोगे तो आपके 135 हो गए, ठीक है। इसमें आप माइनस मार्किंग को हटा उठो के पास कर सकते हो, ठीक है। इससे कम में रिस्क है, अगर आप इनको पकड़ पाओ तो ये आपके आंकड़े सबसे अच्छे हैं। बहुत सारे बच्चे करते हैं, लेकिन आपको टारगेट ही बनाना है, आप यहां तक पहुंच जाए। मेरी बात समझ में आ गई सब लोगों को, ठीक है। तो आरओ के लिए मेरे साथ लगातार जुड़े रहिए। जीएस भी मैं आपको आरओ के लिए पढ़ा रहा हूं, और हिंदी में मेरी गारंटी है आपका 60 अगर आप मेरे अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, मेरे अनुसार जो मैं कंटेंट दे रहा हूं पढ़ते रहेंगे, तो 60 में से 58 59 भी नहीं होंगे, 60 में से 60 आएंगे। क्योंकि जहां जहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके आधार क्या है, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। जो आधार की बात है थोड़ा सा मैं बता देता हूं आधार आप लोगों को, ठीक है। देखो 3-4 किताबें हैं। एक पीएन पांडे की किताब है, पृथ्वीनाथ पांडे। दूसरी हरदेव बहारी की किताब है, ठीक। तीसरी जो किताब है वो वासुदेव नंदन की किताब है। ये 3 किताबें हैं हिंदी की, आपको तीनों नहीं लेनी है, एक लो, कोई लो, चाहे ये लो चाहे ये लो चाहे ये लो, ठीक है। क्योंकि किसी में मेंस के हिसाब से बढ़िया है, पर जो प्रशासनिक शब्दावली वगैरह है वो मेंस के हिसाब से किसी में बढ़िया है। इनमें से एक किताब लीजिए, एक को ही बार बार पढ़िए। क्योंकि होता ना है कि जब आप एक न्यूज को एक बार पढ़ रहे हो याद नहीं होता एक चैप्टर, कई बार पढ़ते हो तो याद होता है। ज्यादा किताबें होती हैं, ज्यादा मटेरियल होता है, तो उतने ही सिलेक्शन में देरी भी होती है। जिस विद्यार्थी का जितना लेट सिलेक्शन उसके पास उतनी ज्यादा किताबों का जखीरा लग जाता है, जिसका जितना जल्दी सिलेक्शन उसके पास किताबें उतनी कम होती हैं, होता है ना ऐसा। तो एक किताब लीजिए, उसको बार बार पढ़िए। एक कोई भी कोर्स आप जरूर लीजिएगा, मैं हिंदी का कोर्स लेकर के आऊंगा आप लोगों के लिए, तो वहां पर हिंदी के कोर्स से जरूर जुड़िएगा। जीएस का भी कोर्स लाऊंगा, और जीएस में जो मैं कोर्स लाऊंगा वो टेस्ट सीरीज के माध्यम से लाऊंगा, ताकि आपके सारे के सारे टेस्ट सीरीज को हम लोग वहां पर कर सकें, ठीक है। इतनी बात मेरी आपको समझ में आई। तो आरओ के लिए 2023 रामबाण है। जिन विद्यार्थियों ने आरओ को टारगेट कर रखा है वो सभी विद्यार्थी बहुत जबरदस्त तरीके से लग जाओ, और ये मान के चलो 6 महीने अगर आप ढंग से तैयारी करते हो तो आप निश्चित रूप से पास करोगे। जीएस वाले सेक्शन में भी डरना नहीं है। देखो जीएस वाले सेक्शन में बिल्कुल नहीं डरना, स्ट्रेटजिक काम करना है, कोशिश करना ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना। जितने अधिक से अधिक क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतनी ही क्लियरिटी आएगी। क्वेश्चंस के चारों विकल्पों के माध्यम से जो जो नए सवाल बनते हैं उनको आप लोग सॉल्व करोगे तो आरओ के एग्जाम में आप लोगों को बहुत ही आसानी रहने वाली है, ठीक है। तो ये रही आरओ की रणनीति क्या होनी चाहिए। सोर्सेज में जीएस में बहुत सारी किताबें, मैं टेक्स्ट बुक कोई भी आरओ के लिए नहीं बताना चाहता। कोई भी हिंदी माध्यम कानून निदेशालय की किताब वगैरह मोटी किताबें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा लगाओ, और एनालिटिकल टाइप से क्वेश्चंस लगाना है, सॉल्व करना है, तब आपको आरओ में अच्छा रिजल्ट आएगा। करंट अफेयर्स को प्रॉपर तरीके से एक मैगजीन लो, चाहे वो कोई मैगजीन ले रहे हो, प्रतियोगिता दर्पण कोई बच्चे पढ़ते हैं, कोई बच्चे क्रॉनिकल पढ़ते हैं, कोई बच्चे सिविल सर्विस टाइम्स पढ़ते हैं, कोई परीक्षा मंथन पढ़ते हैं, बहुत सारे देखिए मार्केट में हैं बुक्स। तो कोई एक बुक लो, मैं ये नहीं कहूँगा सब ले आए बैठे, एक दिन में एक पढ़ रहे हो, दूसरे दिन दूसरी पढ़ रहे हो, तीसरे दिन तीसरी पढ़ रहे हो, कोई भी न्यूज़ पल्ले नहीं पड़ेगी। एक बुक रखो, मंथली तरीके से पढ़िए उसको एक रजिस्टर पर नोट करते जाइए, ठीक है। जो भी आप लोग अपने लैंग्वेज में नोट करते हो उसको नोट करिए, और एग्जाम से पहले उसी रजिस्टर को उठाइए, उसको फिल्टर कर जाइए। फिल्टर मतलब बढ़िया से उसको घोट जाइए। घोट के मतलब क्योंकि आपने उसको लिखा हुआ है, लिख करके याद किया हुआ है, तो कई बार आपके दिमाग में है वो चीज़, क्योंकि न्यूज़ तो बदलेगी नहीं यार। क्रॉनिकल उठाओगे तो भी वही न्यूज़ मिलेगी, सीएसटी उठाओगे तब भी वही न्यूज़ मिलेगी। बहुत
वास्ट में नहीं पढ़ना। समझ गया ना कि ये चल रहा है, वहां चल रहा है, यूक्रेन में ये एनालिसिस, कुछ नहीं आने वाला ROA। ठीक है ना, वहां जो है आपके करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं अधिकतर आपके फैक्चुअल बेसिस बनते हैं। आप अगर एनालिसिस करोगे, 10 साल के प्रश्न पत्रों का एनालिसिस करना बहुत आवश्यक है। जब आप एनालिसिस करोगे तो आपको खुद मेरी बात समझ में आ जाएगी कि यही फार्मूला है कि आप 50 फार्मूले को अपनाइए और निश्चित रूप से आप एग्जाम को क्रैक करेंगे। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो बिल्कुल मेरे साथ जुड़े रहिए आप लोग। मुझे अनअकैडमी लर्नर ऐप पर अगर फॉलो नहीं किया है तो आलोक कुमार वाजपेयी मेरा नाम है, आप लोग फॉलो जरूर कीजिएगा। अनअकैडमी पर किसी भी कोर्स का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो फटाफट से हमारा रेफरल कोड लगाना है ABSIR10, इसको लगा करके आप लोग सब्सक्रिप्शन प्राप्त कर सकते हो। अनअकैडमी लर्नर ऐप नहीं डाउनलोड किया है तो फटाफट से मोबाइल में प्ले स्टोर पर जाइए, अनअकैडमी लर्नर ऐप डाउनलोड कीजिए, अपने मोबाइल से वेरीफाई कीजिए, अपनी कैटेगरी UPPSC सेलेक्ट कीजिए, अपना मीडियम हिंदी और इंग्लिश जो भी है सेलेक्ट कीजिए और क्लासेस करना शुरू करिए। फ्री क्लासेस मेरी हिंदी की हो रही है 12:45 पर रेगुलर, तो उस क्लास से जुड़िएगा। और GS की जो मेरी 2 क्लासेस हैं, एक मॉर्निंग में 10 बजे और एक रात में 10 बजे, ये दोनों GS की क्लासेस से अनअकैडमी लर्नर ऐप पर जरूर जुड़िए। एडवांटेजेस अनअकैडमी की तरफ से आपको ये सारे के सारे दिए जा रहे हैं, याद रखना है। RO के लिए एक स्पेशल बैच भी चल रहा है, तो इसमें अगर इनरोलमेंट करना चाहते हैं तो आप लोग हमारा रेफरल कोड लगा सकते हैं भाई, ABSIR10 रेफरल कोड लगा सकते हैं। ये अनअकैडमी लाइट 179 6 मंथ के लिए आपको मिल रहा है 179 में, जिसमें आपको फुल लेंथ सेक्शनल टेस्ट सीरीज मिलने वाली है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं और सब जो है टॉप एजुकेटर्स ने बनाए हैं। तो फटाफट से और भी जानकारी चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है भाई, याद रहेगा सारे लोगों को, हाँ या ना। तो हमारा अगर सेशन और जानकारी अच्छी लगी है तो आप लोग शेयर जरूर कीजिए अधिक से अधिक वीडियो को, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। RO के लिए समय समय पर हम आपको अपडेट करते रहेंगे। जैसे ही हमारे पास कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन कमीशन लाता है या कमीशन कोई भी नोटिस देता है तो हम आपके साथ में यहाँ पर जुड़ेंगे जरूर और बताएंगे कि वो बारीकी क्या है। तो RO के एग्जाम के लिए सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू एवरीवन, लेट्स क्रैक इट। थैंक यू।